10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के सामने एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कंप गई। एक पल में उठे उस धुएं ने आसमान ही नहीं, लोगों की उम्मीदें भी जला दी। 15 बेगुनाह लोग सहित कई बेजुबानों की भी जान गई। 20 से अधिक लोग घायल हुए। आखिर इतना बड़ा धमाका हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में, वो भी लाल किला के सामने जहां पर हाई सिक्योरिटी रहती है, कैसे हो गया? हमारी सुरक्षाकर्मी, इंटेलिजेंट एजेंसीज क्या कर रही थी? आखिर आम लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पोल टूट जाता है, या कभी सड़क पर मैन हॉल में गिर जाते हैं, तो कभी पहलगाम और हाल ही में हुए दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट जैसे आतंकी हमले में मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट के पीछे आतंकवादियों का मकसद क्या था? कौन है इस घटना का जिम्मेदार? वोट का पड़ते हैं जब ये कांड होते हैं, जब वोट की वो होती है गिनतियां, जब ये कांड होते हैं। भाई हमारा दोस्त बैठा हुआ था, अभी सुबह से नहीं मिला, वहां पर गया था कुछ लाने के लिए, उसमें मरा कि क्या मरा। तो इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 सुबह 8:13 एक सफ़ेद रंग की हुंडई i20 की कार फरीदाबाद से दिल्ली में एंटर करती है। उसके बाद दरियागंज, कश्मीरी गेट और सेंट्रल दिल्ली में ये गाड़ी काफ़ी चक्कर लगाती है। दोपहर 3:19 पर यह गाड़ी दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग में जाती है और 3 घंटे 4 मिनट तक यहीं पे खड़ी रहती है। शाम 6:23 ये गाड़ी पार्किंग से बाहर निकलती है और लाल किला के पास से यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क सुभाष मार्ग पर आती है। 6:52 ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक ट्रैफिक सिग्नल के पास आती है। ये वाली सिग्नल लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से काफ़ी नज़दीक थी और कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस ब्लास्ट में एक खतरनाक केमिकल अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का उपयोग किया गया। अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो अपने आप में कोई बड़ा एक्सप्लोसिव नहीं है। इसे रिच फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप मार्केट से खरीद भी सकते हो। लेकिन जब आप अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल के साथ मिला देते हो तो एक एक्सप्लोसिव पदार्थ बनता है जिसे ANFO कहते हैं। अब इसकी खासियत बात यह है कि अगर आपने इसको मिला भी दिया तो ये अपने आप विस्फोट नहीं करता। इसके लिए एक हाई एनर्जेटिक डेटोनेटर की ज़रूरत होती है और इसलिए कहा जा रहा है कि डेटोनेटर के साथ इस ANFO को उस i20 गाड़ी में एक्सपेल्ड किया गया था। इसकी ब्लास्ट वेलोसिटी 3200 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास की कम से कम 6 गाड़ियाँ और 3 ऑटो रिक्शाज में आग लग गई। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट बुझ गई और मेट्रोज के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट गया। कई सारी गाड़ियां जो दूर खड़ी थी उनके तक शीशे टूट गए और जो गाड़ी धमाके के पास खड़ी थी उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर गिरता है। बताया जा रहा है कि इस धमाके की आवाज़ 2500 मीटर दूर तक सुनाई दी। एक आई विटनेस बताता है कि इस घटना के 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस और फायर सर्विसेज वहां पर आ गई। 7:15 तक एम्बुलेंसेज भी घटनास्थल पर पहुंच गई। इस धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा लोग घायल होते जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। मारे गए लोगों में से एक है अमरोहा के रहने वाले DTC बस के कंडक्टर अशोक कुमार, जो अपनी ड्यूटी करके वापस घर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, इसके अलावा मोहम्मद जुम्मन जो ई रिक्शा चलाते थे, 22 साल की उम्र चलाने वाले पंकज सहनी, इसी तरह दिल्ली के रहने वाले अमर कटारिया, दिनेश मिश्रा, नोमान अंसारी और मोहसिन की जान यहीं पर गई और अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान जा चुकी है। इस धमाके की सूचना मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजर फॉरेंसिक टीम और स्क्वाड मौके पर पहुंचती है और कुछ ही समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी यहां पर पहुंच जाती है। ये सारी एजेंसी साथ मिलकर इस घटने की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज कर दिया है जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से संबंधित मामलों में ही होता है। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल जाते हैं
जिसके बाद वो उस जगह पर भी जाते जहाँ पर धमाका हुआ था। घटनास्थल का निरीक्षण करते फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। इस धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत देश के कई अन्य इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इस इन्वेस्टिगेशन को NIA के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। धमाके में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, इस हुंडई i20 गाड़ी के प्लेट का नंबर था HR26CE7674 और इस गाड़ी का ऑनर मोहम्मद सलमान था, जो कि हरियाणा के गुड़गांव का रहने वाला था। पुलिस ने जब जांच करी तो पता चला कि सलमान ने ये गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी और देवेंद्र ने अम्बाला में एक डीलर को बेच दिया। फिर उस डीलर ने पुलवामा में रहने वाले आमिर को बेचा और आमिर ने डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को दिया चलाने के लिए, जो कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ब्लास्ट के समय डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ही इस गाड़ी को चला रहा था और इसी उमर नबी पर यह ब्लास्ट करने का शक था। पुलिस ये जांच करने के लिए कि मारे गए लोगों में से उमर शामिल है या नहीं, कश्मीर से उनकी मां का DNA सैंपल लिया गया और ब्लास्ट की गई कार में मिले शव के अवशिष्ट के DNA से मैच किया गया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया और यह कंफर्म हो गया कि इस ब्लास्ट को डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने ही किया। दरअसल बात क्या है कि इस ब्लास्ट के कुछ दिन पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैश ए मोहम्मद की सपोर्ट में कई पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें डॉक्टर आदिल मजीद राथर का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम करता था। आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई तक पहुंचे, जो अभी फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में पढ़ाता था। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद के गांव में किराए पर एक घर ले रखा था, जहां पर छापा मारा गया तो पुलिस को 360 किलो के एक्सप्लोसिव मिलते हैं। बाद में और रेड्स की गई तो एक्सप्लोसिव का नंबर 3000 किलो से ज़्यादा बताया जा रहा है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, जिसे बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में मुजम्मिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर्स शामिल हैं। इनमें से एक है लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, और दूसरा डॉक्टर उमर नबी, जो अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया था। फिर 10 नवंबर को दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट को अंजाम दिया। सोर्सेज के मुताबिक ये ब्लास्ट पैनिक और जल्दबाजी में किया गया। ये बम पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिला, कोई शार्पनर नहीं मिली। इस घटना के अगले दिन 11 नवंबर को भूटान के दौरे पे गए प्रधानमंत्री ने इस धमाके को एक साजिश बताया। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। क्या इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, पकड़िए उन्हें, जल्दी से सजा दीजिए। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये है कि क्या हमारी सरकार के पास कोई सॉल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों का? क्या हमारी सरकार ये भरोसा दे सकती है कि फिर कभी ऐसी आतंकी हमला नहीं होगा? हमारे देश के VIP नेता, बिजनेसमैन, बॉलीवुड सेलिब्रिटी को सरकारी खर्चे पर हाईली ट्रेंड Y+Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। हम लोगों की टैक्स के पैसे पर ट्रेंड NSG कमांडो। लेकिन जब आम आदमी की सिक्योरिटी की बात आती है तो सरकार आर्मी ट्रूप्स की सैलरी और पेंशन की चिंता करने लगती है। मैं मानता हूँ कि ये VIP नेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी ज़रूरी है हमारे देश के लिए, लेकिन पहलगाम और दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में जो आम इंसान मारे गए वो भी तो अपने परिवार के लिए ज़रूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। इससे आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के भी 4 ही दिन हुए कि 14 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक और धमाका होता है।
इस धमाके में कुल 9 लोग मारे जाते और 32 लोग घायल होते। ये नौगाम वही पुलिस स्टेशन है जिसने फरीदाबाद के आतंकवाद के आरोपों में कई लोगों को गिरफ्तार किया और 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट को भी जब्त किया। कौन है इस धमाके के पीछे जिम्मेदार? जैसे मोहम्मद से जुड़े एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने दावा किया कि ये धमाका उन्होंने किया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस उनके इस दावे को झूठा बता रही है और उनका कहना है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था बल्कि एक एक्सीडेंटल था। Last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 4 दिन के बाद वो भी पुलिस स्टेशन में ये एक्सप्लोसिव अनस्टेबल होकर ब्लास्ट हो जाते हैं, कैसे? खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट एक बहुत ही दुखद और भयानक घटना है। 15 मासूम लोगों की जान चली गई और कितने परिवार उजड़ गए। ऐसी घटनाओं के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो है कि हम सब अपना धैर्य और विवेक बनाए रखें। आतंकवादियों का मकसद होता है देश में आतंक फैलाना। सभी आतंकवादी तो यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। और इस ऐसे समय में इसलिए ज़रूरी होता है एक दूसरे के साथ खड़े रहना, लोग रिलीजन के नाम पे आपस में ना बटे और इस तरह आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करें। लेकिन यह सवाल पूछने भी ज़रूरी हैं। कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, खास तौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर। भारत में गृह मंत्री का काम है देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना। जनता के सामने उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आखिर बॉर्डर उनके कंट्रोल में है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर 3000 किलो एक्सप्लोसिव कैसे आ गए फरीदाबाद में? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते? ये वही सवाल है जो 6 साल पहले भी उठा था पुलवामा हमले के दौरान। आखिर 300 किलो एक्सप्लोसिव कैसे आगे देश के अंदर? 26/11 पहलगाम और हाल ही में हुए दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरे विनम्र श्रद्धांजलि और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन।